फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 6 में इकाई 4 जाति की आयतित संकल्पना, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयतित संकल्पना का जन्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जाति की आयतित संकल्पना में आयतित संकल्पना का जन्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कास्ट की आयातित संकल्पना का इतिहास भारतीय संस्कृति के औपनिवेशिक से शुरू होता है। आज हम कास्ट की जिस सिद्धांत को देख रहे हैं वह 15वीं शताब्दी से शुरू हुए कॉलोनियल प्रभावों की देन है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली कास्टा का अपभ्रंश है और इस विषय पर सुमित गुहा के बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रकाश डाला गया है। भारत में सर्वप्रथम उपनिवेश के लिए पुर्तगाली नाविकों का दल आया और भारत के वैभव और संपन्नता से प्रभावित होकर अन्य यूरोपीय नागरिकों का आगमन हुआ। इनमें से सबसे ताकतवर उपनिवेशी शक्ति के रूप में अंग्रेजी लोग थे और इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित किया। इसके लिए उन्होंने न केवल व्यापार और शासन पर ध्यान दिया बल्कि सामाजिक और संस्कृति संयोजन एवं प्रबंधन पर भी इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए, जिनमें धर्मांतरण को प्रमुखता से महत्व दिया गया। इन सभी विषयों को अध्ययन का भी विषय बनाया गया और भारत के सामाजिक जीवन पर लिखना प्रारंभ हुआ। समय के साथ यह एक कास्ट के पश्चिमी दृष्टिकोण के रूप में विकसित होता गया, जिसे मिशनरियों, औपनिवेशिक प्रशासकों और ओरिएंटलिस्ट लेखन का योगदान होता है। इन सभी समस्त लेखनों के संदर्भ में अंग्रेजी ने कास्ट को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको प्रशासन के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति का हिस्सा बना दिया। इसका इस्तेमाल प्रशासन और नियंत्रण में करने के लिए जनगणना की शुरुआत हुई और लोगों को समूह के रूप में चिन्हित किया जाने लगा। जनगणना ने कास्ट की पहचान को एक वस्तु के रूप में देखना शुरू किया और परिणाम स्वरूप कास्ट की पहचान एक वास्तविक सत्य और कठोर परंपरा की तरह स्थापित होती चली गई। भारत के लोगों की न सिर्फ कास्ट के रूप में अलग अलग गिना गया बल्कि इनको गुणों, लक्षणों और नस्लीय वर्गीकरण के ढांचे में ढालकर विभेद को स्थापित कर दिया गया। इस व्यवस्था को यूरोप में पनपे हुए नस्लीय भेदभाव के लक्षण के आधार पर ही मूल्यांकन एवं इंटरप्रिटेशन किया गया और एक साधारण सी जीवन शैली को जटिल, कठोर, अपरिवर्तनीय और शोषण के आधार की तरह स्थापित कर दिया गया। जब हम अंग्रेजी भाषा में लिखे कास्ट के मूल्यांकन को देखते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने कास्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका हिंदू धर्म के शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया। कुछ एक अंग्रेजों जैसे विलियम जोन्स आदि ने संस्कृत सीखा और उस संस्कृत का अध्ययन एवं अनुवाद भी किया। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों, पुजारियों और शास्त्र के ज्ञाताओं से चर्चा को भी स्रोत के रूप में उपयुक्त समझा। इस प्रयास में पश्चिमी अध्ययनकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर हो रहे प्रायोगिक सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया और जनसाधारण के अनुभवों को निरर्थक ही समझा गया। अतः हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न विचार, कॉलोनियम विचार और धरातल पर कास्ट के निष्पादन को समझने में एक पुस्तकीय दृष्टिकोण को अपनाया गया, जो कि सारे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त मालूम पड़ते हैं। बर्नार्ड कोहन ने बताया कि इस तरह के पुस्तकीय दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को एक समयहीन, स्थानहीन और न बदलने वाले समाज के तौर पर देखा। कोहन ने दिखाया कि कैसे 20वीं शताब्दी के लक्षणों की बराबरी 18वीं शताब्दी के समय के साथ कर दी गई और मान लिया गया कि कुछ बदलने नहीं दिया गया है। कोहन ने लिखा है कि भारत को जातियों के समूह के रूप में देखा गया, जबकि एक निश्चित स्थान और समय में एक विशेष दृश्य अलग अलग ही होता था।
भारत के भागों का एक योग है और उसके भाग है कास्ट। औपनिवेशिक प्रशासकों ने, ओरिएंटल विद्वानों ने कास्ट के उत्पत्ति को भी जानने की कोशिश की और उसके लिए कई आधारहीन संकल्पना का जन्म दिया। इस व्यवस्था को जन्म को आर्यन द्रविड़ के विभेद से भी जोड़ा गया और हिंदू धर्म के कमियां के रूप में लिखा गया। कास्ट भी जो समक्ष उस समय विकसित हुई उसके निम्न आधार बताए गए, जिसमें सबसे पहला है समाज का खंडीय विभाजन। प्रत्येक कास्ट समाज का एक खंड है जिसमें केवल जन्म लेने से ही उसका हिस्सा बना जा सकता है। यह सामाजिक खंड धन संपदा के आधार पर नहीं बल्कि निम्न समाज में उसको निर्धारित स्थान पर आधारित है। दूसरा है पदानुक्रम की व्यवस्था। सभी कास्ट का एक पूर्व निर्धारित, पूर्व प्रायोजित सामाजिक स्थान है जो एक दूसरे से सापेक्ष श्रेणीबद्ध रखा गया है और इसे बदला नहीं जा सकता। तीसरा है वैवाहिक नियम एवं प्रतिबंध। कास्ट के अंतर्गत ही विवाह किया जाना आवश्यक है, अतः यह एक अंतर विवाही व्यवस्था है। इसमें ऊपर से नीच की जाति में विवाह होने की स्थिति में श्रेणी में स्थान परिवर्तन के नियम निर्धारित है। चौथा पॉइंट है व्यवसाय का निर्धारण। आमतौर पर प्रत्येक जाति का अपना एक निर्धारित व्यवसाय है जो अपने विवेकोपार्जन के लिए करता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी यही व्यवसाय ही उसको करना पड़ता है, चाहे क्यों न अन्य रोजगार के अवसर संजोने दिख रहे हो। लोहार का बेटा लोहार और क्षत्रिय योद्धा का पुनः योद्धा ही होगा, ऐसा माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, सामाजिक खान पान एवं मेलजोल। यहाँ खाने पीने के नियम का पालन आवश्यक था और यह पहले से पता होता है कि आप किसके यहाँ पका हुआ भोजन खा सकते हैं या नहीं। कच्चे अनाज को लेना अलग नियम थे और इसके पालन में चूक की गुंजाइश नहीं थी। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं धार्मिक विशेषाधिकार। धर्म के आयोजन प्रयोजन में नियम थे। ब्राह्मणों को धार्मिक प्रक्रिया का विशेष अधिकार था और पूजा पाठ से लेकर कई व्रत उपवास के नियम उन्हें कठोरता के पालन करने पड़ते थे। शूद्र कास्ट की श्रेणी में जो समूह है उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। आइए 7 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं सामाजिक अस्पृश्यता। जातियों को गांवों में पृथक पृथक स्थान में रहना पड़ता है और नियमानुसार ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जमीन, बगीचे, पाती, कुआं आदि का उपयोग की नियमानुसार करना पड़ता है। इस प्रकार से आज हमने जाति की आयतित संकल्पना का जन्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।